अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद आहे त तव्हां सभु ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदव। अॼु असां हिकु नओं वीडियो ॾिसण वारा आहियूं। वीडियो खे शुरू करण खां पहिरियां अवां सभिनि खां ही दरख़्वास्त आहे त वीडियो खे लाइक कंदा, चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकॉन खे ऑल ते प्रेस कंदा त जीअं असां नओं वीडियो पोस्ट कयूं त तव्हां ताईं आसानीअ सां वीडियो पहुची सघे। अचो त वीडियो जे तरफ़ हलूं। कभी कभी कुछ इनविटेशंस सिर्फ लोगों की तरफ से नहीं आते, कुछ बुलावे दूसरी दुनिया से भी आते हैं। और फ़र्क आपको तब समझ आता है जब वहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो जाए। गाइस, आज की केस फाइल एक रियल परफॉर्मर की है जिसका एक शो उसका आखिरी शो बन गया। साल 1997 की बात है। नोरा टकाका कुवैत में रहने वाली एक मशहूर वेडिंग सिंगर थी। वो ग्लैमरस सेलिब्रिटी नहीं, लेकिन वेडिंग सर्किट में उसका नाम स्ट्रॉन्ग था। नोरा सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो एक कंप्लीट लाइव वेडिंग परफॉर्मर थी। उसकी पहचान थी स्टेज कंट्रोल, पावरफुल वॉइस और ऑडियंस को एंगेज रखने की एबिलिटी। वो अपनी लाइव बैंड के साथ साथ परफॉर्म करती थी, जहाँ ट्रेडिशनल अरेबिक वेडिंग सॉन्ग्स और मॉडर्न पार्टी ट्रैक्स का मिक्स होता था। शुरुआत सॉफ्ट क्लासिकल स्टाइल से, फिर टेम्पो बढ़ता और रात का माहौल फुल हाई एनर्जी सेलिब्रेशन में बदल जाता। उसकी बैंड में फिक्स्ड मेंबर्स थे, कीबोर्ड प्लेयर, परक्यूशन आर्टिस्ट, रिदम गिटारिस्ट और 2 बैकअप वोकलिस्ट। सालों से साथ परफॉर्म करने की वजह से उनकी टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। स्टेज पर जाते ही वो एक दूसरे को सिग्नल से ही समझ जाते थे। गाइस, नोरा की टीम बड़ी डिसिप्लिन मानी जाती थी। लेट अराइवल अलाउड नहीं था, साउंड चेक मैंडेटरी था, पेमेंट टर्म्स क्लियर थी और सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी फर्स्ट। उनका एक स्ट्रिक्ट रूल था, वीकडे ऑफ नो बुकिंग्स। उस दिन इनविटेशंस एक्सेप्ट नहीं होती थी, क्योंकि बैंड का मानना था थका हुआ परफॉर्मर स्टेज पर गलती करता है और वेडिंग शोज में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। उस वीक टीम ने ब्रेक डिसाइड किया था। सबके फोन्स भी साइलेंट मोड पर थे, लेकिन कुछ कॉल्स ब्रेक रिस्पेक्ट नहीं करते। शाम के करीब 6 बजे नोरा का फोन बज रहा था। उस दिन उसका वीक ऑफ था, रेयर फ्री डे। वो घर पर थी और स्टेज आउटफिट्स की अलमारी ऑर्गेनाइज कर रही थी। कुछ कॉस्ट्यूम्स ड्राई क्लीन के लिए अलग रख रही थी और बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक भी चल रहा था। टेबल पर उसकी डायरी खुली थी जिसमें अपकमिंग बुकिंग्स और रिहर्सल नोट्स लिखे थे। किचन में केटल चढ़ी हुई थी। वो खुद के लिए कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि अगले 2 दिन बैक टू बैक परफॉर्मेंस देने थे। फ़ोन लगातार बजता रहा। पहले उसने इग्नोर किया। वीक ऑफ वाले दिन अननोन कॉल्स वो अक्सर नहीं उठाती थी, लेकिन तीसरी बार सेम नंबर फ्लैश हुआ। उसने हल्की इरिटेशन के साथ कॉल उठाया। उसे लगा कोई इरेगुलर क्लाइंट होगा जो इमरजेंसी बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट करेगा और जिसको वो मना भी करने वाली थी। लेकिन उसे नहीं पता था ये कॉल एक नॉर्मल बुकिंग नहीं था। नोरा को ये कॉल उठाना नहीं था, लेकिन उसने उठा ही लिया। और दूसरी तरफ एक आदमी था, आवाज़ स्टेडी, इमोशनलेस, जैसे हर शब्द नापा हुआ। ना जल्दी, ना सॉफ्टनेस, ना एक्साइटमेंट, जो आमतौर पर शादी की बुकिंग्स वाले कॉल में होती है। उसने सीधे कहा, प्राइवेट वेडिंग है, लार्ज मेंशन में और लाइव बैंड चाहिए। डेट वही डे जो नोरा का वीक ऑफ था। आमतौर पर क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं, रेट पूछते हैं, अवेलेबिलिटी पूछते हैं, थोड़ा फ्रेंडली टोन रखते हैं, लेकिन इस आदमी ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, जैसे ऑर्डर दे रहा हो, रिक्वेस्ट नहीं। नोरा ने तुरंत मना कर दिया। उसने काम वॉइस में कहा, वीक ऑफ है, टीम अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए बुकिंग पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली यहाँ कोई और क्लाइंट होता तो इंसिस्ट करता, कुछ तो कहता, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड का साइलेंस हुआ। पूरी तरह खामोश, एकदम ही पॉज, फिर डायरेक्ट कॉल कट। ना इंसिस्ट, ना निगोशिएशन, ना डिसअपॉइंटमेंट, बस डिस्कनेक्ट। यही पहली और बात थी, क्योंकि वेडिंग बुकिंग्स में लोग डेस्परेट होते हैं, स्पेशली लास्ट मिनट लाइव बैंड के लिए। लेकिन यहाँ जैसे उसे पहले से पता था कि बात अभी खत्म नहीं हुई। करीब 10 मिनट बाद सेम नंबर और फिर से कॉल आया। अब इस बार नोरा ने फ़ोन देखते ही फील किया कि ये वही आदमी है। उसने कॉल उठाया। इस बार उसने सीधे कहा, जो अमाउंट आप बोलेगी दिया जाएगा। ना बजट पूछा, ना रेट कार्ड, ना ड्यूरेशन और ना गेस्ट काउंट, बस मनचाही पेमेंट। अब बात अनयूजुअल हो चुकी थी। अक्सर वेडिंग बुकिंग्स में बार्गेनिंग होती है, क्लाइंट रेट कम करवाने की कोशिश करता है, एडवांस की बात करता है, टाइम लिमिट पूछता है, लेकिन यहाँ सीधा ब्लैंक चेक टाइप ऑफर, डबल नहीं, ओपन ऑफर। नोरा कुछ सेकंड चुप रही,
उसके एक्सपीरियंस में इतना स्मूथ और ब्लैंक ऑफर सिर्फ 2 केसेस में आता था, या तो एक्सट्रीमली रिच प्राइवेट क्लाइंट या कम्प्लीटली सस्पिशियस बुकिंग। अब उसने केयरफुल टोन में कहा वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकती, अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, सो टीम से पूछकर वो बात करेगी। ट्रांसपोर्ट, इंस्ट्रूमेंट सेटअप सब कोऑर्डिनेट करना होगा। क्लाइंट ने तुरंत जवाब दिया, कंफर्म एंड कॉल बैक। फिर कॉल कट। अब नोरा को पहली बार लगा ये बुकिंग नॉर्मल नहीं, कोई स्पेशल भी हो सकता है। ग्रुप कॉल हुई। कुछ मेंबर्स अनॉयड हुए क्योंकि डिस्टेंस इशू और लेट नाइट ट्रैवल इशू था, और कुछ इंटरेस्टेड थे। फिर नोरा ने सबको अमाउंट बताया, सब साइलेंट हो गए। एक टीममेट बोला इतना पे रिस्की एरियाज में भी नहीं मिलता। फाइनल वोट मेजॉरिटी यस हुआ और बुकिंग एक्सेप्ट कर ली गई। रात की बुकिंग थी, लेट नाइट शो था। टीम ने इंस्ट्रूमेंट्स लोड किए, साउंड केसेस, केबल्स, माइक स्टैंड, ट्रेडिशनल ड्रम्स, कीबोर्ड सब वैन में रखा गया। वैन गेट से निकली। शुरुआत में सब नॉर्मल था। सिटी लाइट्स पीछे छूटने लगी, ट्रैफिक कम हुआ, मार्केट एरिया खत्म हुआ। वैन के अंदर शुरुआत में यूजुअल माहौल था, हल्के जोक्स, परफॉर्मेंस सॉन्ग्स की डिस्कशन, किस ऑर्डर में सेट लिस्ट चलेगी ये डिसाइड हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी। रोड अनयूजुअली एम्प्टी था। लेट नाइट बुकिंग्स में भी कहीं कहीं ट्रैफिक दिख जाता है, लेकिन यहाँ नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स पेयर्स हो गई। कई स्ट्रेचेस ऐसे जहाँ लाइट्स ऑन थे और लाइट ऑफ थी। ड्राइवर ने कहा प्राइवेट एस्टेट एरिया होगा शायद। कुछ ही मिनट बाद रोड डेजर्ट स्ट्रेचेस में बदल गई। दोनों तरफ सिर्फ खुली जमीन, रेत, पत्थर और काली परछाइयाँ। वैन के बाहर विंड साउंड साफ सुनाई दे रहा था क्योंकि आसपास बिल्डिंग्स ही नहीं थी जो हवा को रोके। नूरा विंडो के बाहर देख रही थी। एकदम डार्क लैंड था। नो हाउस, नो शॉप्स, नो पासिंग कार्स, कुछ भी नहीं, बस रोड और अंधेरा। एक नैरो प्राइवेट रोड दिखा। ड्राइवर ने स्पीड कम की। वैन डेजर्ट रोड पर अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। हेडलाइट्स रेत के धुंधले बादल काटती हुई आगे जा रही थी। तभी ड्राइवर ने अचानक कहा, आगे कुछ लाइट्स दिख रही है, दूर, बहुत दूर। अंधेरे के बीच कुछ पीली सी टिमटिमाती रोशनियां दिखाई दी। टीम को राहत मिली। जैसे जैसे वैन पास पहुंची, लाइट्स क्लियर होने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी, वो किसी बिल्डिंग से नहीं आ रही थी, वो ग्राउंड लेवल पर थी, जैसे लैंटर्न्स या मशाले वैन के पास आई हो। अब हेडलाइट्स के रीच में कुछ सीलाउड्स दिखे। कुछ लोग खड़े थे रोड के किनारे, बिल्कुल सिर ना हिलते ना बात करते। ड्राइवर ने स्पीड और स्लो की। नोरा ने ध्यान से देखा, उन लोगों के कपड़े ट्रेडिशनल थे लेकिन पुराने स्टाइल के, जैसे किसी दूसरे टाइम के हो। वैन रुकी। एक आदमी आगे बढ़ा। उसने विंडो के पास आकर नॉक नहीं किया, वो बस खड़ा रहा। ड्राइवर ने ग्लास थोड़ा नीचे किया। उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हमारे पीछे आओ। बस एक सेंटेंस, ना ग्रीटिंग्स, ना एक्सप्लेनेशन, ना कन्फर्मेशन। फिर वो लोग आगे खड़ी कार में बैठ गए। कार पुरानी लग रही थी। इंजन बिना ज़्यादा आवाज़ के स्टार्ट हुआ और वो कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। ड्राइवर को इशारा मिला, इनके पीछे चलो। अब वैन उस कार को फॉलो कर रही थी। मेन रोड पीछे छूट गया। व्हीकल एक प्राइवेट ट्रैक पर मुड़ी जो रेत के बीच से होकर जा रहा था। टायर्स रेत में हल्के धस रहे थे। हेडलाइट्स आगे बस धूल और अंधेरा दिखा रही थी। कुछ मिनटों तक सिर्फ इंजन की आवाज़ और बाहर चलती हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक अंधेरे के बीच एक विशाल मैंशन सामने उभरा, इतना बड़ा कि पहली नजर में लगा किसी बहुत अमीर शख्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। पूरी बिल्डिंग रोशनी से सजी हुई थी, जैसे किसी रॉयल फंक्शन की डेकोरेशन हो। ऊपर बैल्कनी रेलिंग्स पर लाइट्स, पिलर पर लैंप्स और एंट्रेंस आर्क पर गोल्डन इल्यूमिनेशन। डेजर्ट के बीच इतनी हेवी लाइटिंग, ये कॉन्ट्रास्ट खुद में ही अनसेटलिंग था। आगे चल रही कार मैंशन के सामने रुक गई। उसमें बैठे लोगों ने बाहर निकलकर वैन की तरफ मुड़कर कहा, यही जगह है, यही प्रोग्राम होगा। मेन गेट पहले से खुला था। कोई गार्ड नहीं, कोई चेकिंग नहीं। वैन सीधे अंदर गई। जैसे ही व्हीकल कोर्टयार्ड में पहुंची, पीछे का विशाल आयरन गेट अपने आप धीरे धीरे भारी आवाज के साथ बंद होने लगा। कोर्टयार्ड से हॉल में एंटर करते ही नोरा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। वही आदमी, वही स्टेडी पोस्चर, वही इमोशनलेस चेहरा और वही आवाज़ जिसने बुकिंग के लिए कॉल किया था। वो हॉल के बीच खड़ा था, जैसे सब कुछ उसी के कंट्रोल में हो। नोरा एक पल के लिए रुक गई। उसे पहचानने में देर नहीं लगी।
आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आया। बिना मुस्कुराए उसने हाथ आगे बढ़ाया। नोरा ने फॉर्मल गेस्चर में हैंडशेक किया और उसी पर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन हल्का सा बदल गया। गाइस, उसका हाथ अजीब था, बहुत ज़्यादा गर्म और असामान्य रूप से सख्त, रफ टेक्सचर्ड, जैसे किसी जानवर की मोटी खाल छू ली। उसकी उंगलियों की पकड़ भी नॉर्मल नहीं थी, थोड़ी ज़्यादा टाइट, जैसे ग्रिप टेस्ट कर रहा हो। नोरा ने इंस्टिंक्टिवली हाथ खींचा पर प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखी। उस आदमी ने होस्ट की तरफ देखे बिना कहा, इनको पूरा एरिया दिखाओ, तैयारी करवा दो, परफॉर्मेंस टाइम वही रहेगा। दोनों होस्ट तुरंत सिर हिलाकर आगे बढ़े, जैसे कमांड ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। बैंड के एक मेंबर ने धीरे से नोरा के कान में कहा, स्ट्रेंज गाय। नोरा ने जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिलाया। लेकिन उसके दिमाग में एक लाइन बार बार इको हो रही थी, इस आदमी का टच नॉर्मल नहीं था। अब प्रिपरेशन शुरू होने वाली थी, लेकिन असली बेचैनी भी। साउंड एब्जॉर्ब हो रहा था, जैसे वॉल्स थिक हो। बैंड सेटअप करते समय इको अनयूजुअल था, वॉइस बाउंस नहीं हो रही थी, जैसे रूम साउंड को खा रही हो। अब रात के 10:30 बज चुके थे, गेस्ट आने लगे। अजीब बात ये थी, न दरवाज़ा खुलने की आवाज़, न फुटस्टेप्स, न ग्रीटिंग, न एंट्री मूवमेंट। बस हॉल जो खाली था धीरे धीरे भरने लगा, जैसे किसी वीडियो में कट करके नए लोग ऐड कर दिए गए हो। नोरा ने स्टेज से एंट्री गेट की तरफ देखा, गेट बंद था, फिर भी भीड़ बढ़ती जा रही थी। बैंड मेंबर्स ने एक दूसरे को देखा, कन्फ्यूजन था, लेकिन परफॉर्मेंस रूल क्लियर था, शो पहले सवाल बाद में। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट किए और प्ले जारी रखा। म्यूजिक स्टार्ट हुआ, पहले बीट के साथ ही गेस्ट डांस करने लगे। लेकिन ये नॉर्मल वेडिंग डांस नहीं था। मूव्स ऑलमोस्ट परफेक्टली सिंक्रोनाइज थे, हर कदम एक जैसा, हर टर्न सेम टाइमिंग, जैसे सबने पहले से रिहर्सल की हो। बॉडी मूवमेंट बहुत स्मूथ था, सबके चेहरे न्यूट्रल, ना एक्साइटमेंट, ना खुशी, ना सेलिब्रेशन, सबकी आंखें स्टेज पर फिक्स्ड। ब्लिंक भी कम। नोरा को फील हुआ ये ऑडियंस परफॉर्म एंजॉय नहीं कर रही, ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे ये डांस नहीं कोई रिचुअल प्रोसेस चल रहा हो। कुछ गेस्ट स्टेज के पास आए फॉर्मल ग्रीटिंग देने के लिए। वेडिंग शो में ये नॉर्मल होता है, होस्ट या क्लोज गेस्ट परफॉर्मर से हाथ मिलाते हैं, शुक्रिया बोलते हैं, इसलिए नोरा ने भी मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ मिलाया, उसका एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। स्किन का टेम्परेचर असामान्य रूप से गर्म था, सिर्फ गर्म ही नहीं, जैसे अंदर से हीट निकल रही हो। और टेक्सचर नॉर्मल ह्यूमन स्किन जैसा सॉफ्ट नहीं, बल्कि सख्त खुरदरा, जैसे डेंस रबर या मोटी चमड़ी छू ली हो। उसने रिएक्शन हाइड कर लिया। उसी समय बैंड की दूसरी मेंबर ने भी एक गेस्ट को ग्रीट किया और तुरंत नोरा की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली, बिना बोले इशारों में ही दोनों ने बात की, जैसे बोल रही हो तुमने भी सेम फील किया। अब दोनों ने फोर्सफुली स्माइल की और म्यूजिक जारी रखा। स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन अब दोनों के अंदर साइलेंट फियर एक्टिव हो चुका था। 3 घंटे हो चुके थे, लगातार म्यूजिक भी चल रहा था, बीट नहीं टूटी, टेम्पो नहीं बदला। बैंड के अब हाथ दुखने लगे थे, गला सूख रहा था, लेकिन हॉल में मौजूद एक भी गेस्ट नहीं थका। कोई बैठा नहीं, कोई पानी पीने नहीं आया, कोई रेस्ट नहीं। नॉर्मल वेडिंग डांस में लोग हंसते हैं, थकते हैं, बीच बीच में रुकते हैं, लेकिन यहाँ मूवमेंट मैकेनिकल और कंटिन्यूअस था, जैसे एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही हो। अब उनका डांस बदल चुका था, स्टेप्स सर्कुलर हो गए, पैटर्न रिपीट हो रहे थे, जैसे कोई रिचुअल चल रही हो किसी पर्पस के लिए। गाते गाते नूरा की नज़र नीचे स्टेज लाइट्स फ्लोर पर गई और उसी रोशनी में उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसने उसकी आवाज़ एक पल के लिए हिला दी। गाइस, उनके पैर नॉर्मल नहीं थे, जूते नहीं, सैंडल नहीं, बल्कि बकरे की खुर जैसे स्प्लिट हूफ। कुछ लोगों के पैर उल्टे एंगल पर मुड़े हुए थे। उसके गले से अगला स्वर निकलते निकलते कांप गया। उसी पल बैंड की दूसरी मेंबर ने भी सेम चीज देखी।
अब उसने नूरा की तरफ देखा, आंखों में साफ डर। नूरा ने तुरंत इशारा किया, रिएक्ट मत करो, म्यूजिक मत रोको, बस फेस नॉर्मल रखो। अब नूरा को अंदर से समझ आ चुका था, ये नॉर्मल वेडिंग नहीं है, ये नॉर्मल गेस्ट नहीं है। उसके दिमाग में एक ही शब्द आया, हम जिन की शादी में परफॉर्म कर रहे हैं। और अगला थॉट उससे भी डरावना था, अगर इन्हें पता चला कि हमें सच के बारे में पता चल चुका है तो हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। बैंड बजता रहा, डर के साथ टाइम सेंस टूट चुका था। और फिर बिना वार्निंग के एग्जैक्टली रात 3 बजे पूरे मैंशन की लाइट्स एक साथ बंद हो गई। सब तरफ डार्कनेस, म्यूजिक सिस्टम डेड, स्पीकर साइलेंट, एको खत्म। इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी हार्ट बीट सुनाई दे। अभी कुछ सेकंड पहले गर्म माहौल में पसीना बह रहा था, अब सांस से धुंध निकल रही थी। टेम्परेचर तो ऐसे गिरा जैसे कोई फ्रीजर खुल गया हो। बैंड मेंबर्स पैनिक हो गए। नोरा ने अंधेरे में बहुत धीमे फुसफुसाया, भागो। कोई पैकिंग नहीं, कोई पेमेंट नहीं, गिटार वही, कीबोर्ड वही, बैग्स वही, साथ में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। बस स्टेज से नीचे कूदे, अंधेरे में डोर की डायरेक्शन पकड़ी। अजीब बात ये थी, मेन डोर खुला था, बाहर पूरी खामोशी, अंदर जो भी था वो सब गायब। सब वैन की तरफ भागे। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा, की घुमाई, इंजन स्टार्ट, वैन मुड़ी और सीधा सिटी के तरफ गाड़ी दौड़ी। पूरे रास्ते किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की, क्योंकि सबको एक ही डर था, अगर हमने बोल दिया तो शायद कोई हमारे पीछे आएगा। अब कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। अगली सुबह वैन में बैठकर लौटने के बाद पूरी टीम शॉक में थी। किसी ने ठीक से नींद नहीं ली, सबके दिमाग में वही मेंशन, वही डांस, वही पैर घूम रहे थे। सुबह होते ही नोरा ने डिसाइड किया, ये सब चेक करना पड़ेगा कि वो जगह आखिर क्या थी। उसने एड्रेस निकाला, लोकल प्रॉपर्टी ऑफिस में कांटेक्ट किया, रिकॉर्ड्स निकलवाए, और जो सामने आया उसने रात की घटना को और भी डरावना बना दिया। कहीं जिस मेंशन में उन्होंने परफॉर्म किया था वो प्रॉपर्टी 10 साल से अबेंडन दर्ज थी। कोई रेसिडेंट रिकॉर्ड नहीं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चेक किया, उस लोकेशन पर सालों से एक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं था। मतलब जिस बिल्डिंग में उन्होंने स्टेज लाइट्स देखी, साउंड सिस्टम चलाया, फुल इल्यूमिनेशन देखा, वहाँ ऑफिशियली पावर सप्लाई थी ही नहीं। अब बात यही खत्म नहीं हुई। जब नोरा ने लोकल पुराने लोगों से पूछा तो कुछ ने सीधे जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन कुछ ने बताया उस साइड रात के बाद फंक्शंस नहीं होते, वो जगह गैदरिंग पॉइंट मानी जाती है, हर इनविटेशन ह्यूमन नहीं होता। लोकल फोकलोर में उस एरिया को जिन रिचुअल साइट माना जाता था। कहा जाता था रेयर ओकेजन्स पर नॉन ह्यूमन एंटिटीज भी सेलिब्रेशन और मैरिज टाइप रिचुअल्स करते हैं। और लेजेंड्स में एक और डिटेल मिलती है, कभी कभी म्यूजिक परफॉर्मर्स को भी बुलाया जाता है, क्योंकि साउंड रिचुअल एनर्जी का हिस्सा माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नोरा ने इंसिडेंट के बाद ऑफिशियल कंप्लेंट भी दर्ज कराई, लेकिन इस केस के पब्लिक रिकॉर्ड क्लियर नहीं मिलते, इसलिए ये कहानी आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। उस इंसिडेंट के बाद नोरा बदल गई। स्टेज फियर नहीं, लेकिन स्टेज से दूरी बना ली। उसने ऑफिशियली परफॉर्मिंग छोड़ दी, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर नोरा की स्टोरी फेक होती तो उसे फेम मिलती, इंटरव्यूज मिलते, टीवी शोज मिलते, लेकिन उसने साइलेंस चुना। उसका बैंड भी धीरे धीरे टूट गया, मेंबर्स ने अलग अलग जॉब्स पकड़ ली, किसी ने भी उस रात पर पब्लिकली बात नहीं की, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस स्टोरी नहीं ट्रॉमा बनते हैं। कभी कभी सेलिब्रेशन दिखता है, लेकिन इनविटेशन अनसीन वर्ल्ड से होता है। हर ऑडियंस विजिबल नहीं होती, हर होस्ट ह्यूमन नहीं होता। अगर कभी लेट नाइट बुकिंग्स मिले तो कंफर्म एक बार नहीं 2 बार करना, क्योंकि हर शादी इंसानों की नहीं होती और हर स्टेज सेफ नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है त तव्हांखे असांजो अॼु जो वीडियो भी पसंद आयो हूंदो। जे तव्हांखे ही वीडियो पसंद आयो आहे त वीडियो के लाइक कंदा, चैनल के सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकॉन के ऑल ते प्रेस कंदा, त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं आसानीअ सां पहुची सघे।